हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी विथ एसके में स्वागत है। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 1 रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का चैप्टर है हमारा रियल नंबर। इसके हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम को जानना पड़ेगा। मित्रों, जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम है, जब हम इसको समझ लेंगे तो रियल नंबर समझने में हमें बहुत ही आसानी होगी। नंबर सिस्टम जो है रियल नंबर के अंतर्गत ही आने वाला एक टॉपिक है। इसमें सर्वप्रथम जब इसे वर्गीकृत किया गया था तो एक होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मित्रों, हिंदी में इसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर और अ काउंटिंग नंबर। इट इज स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी तक एंड इट इज डिनोटेड बाय एन। मतलब कि नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती हैं और इसे एन से डिफाइन किया जाता है। अब मित्रों, अनंत तक जाती हैं तो हम इसे अनंत ही क्यों बोलते हैं? ये जो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को हम इन्फिनिटी ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि मित्रों, आज तक अंतिम नेचुरल नंबर कोई भी खोज नहीं पाया है, इसलिए हम इसे इन्फिनिटी बोलते हैं। मित्रों, इसके बाद आता है होल नंबर, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। इफ नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो कॉल्ड होल नंबर। मतलब यदि हम नेचुरल नंबर में जीरो को भी शामिल कर दें तो वह हमारा हो जाता है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। यह एग्जाम्पल के रूप में भी हम देख सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 अप टू एन तक चल रहा है। अब इसके पश्चात आता है मित्रों, होल नंबर के पश्चात आता है इंटीजर नंबर। इसे हम पूर्णांक संख्याएं भी कहते हैं। तो नेचुरल नंबर आर द सबसेट ऑफ इंटीजर एंड नेचुरल नंबर विदाउट जीरो आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव साइन इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। मतलब डेफिनेशन ये बोल रही है कि प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय होता है वह पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत ही आता है, और यदि हम इसमें पॉजिटिव साइन के साथ यदि लिखें तो वह पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं, और निगेटिव के साथ लिखें तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ये यहां पर लिखा भी हुआ है, -5 -4 -3 -2 -1 अप टू ये माइनस से इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की ओर नेचुरल नंबर चलता है। इसके बाद आता है इवन नंबर। इवन नंबर होती हैं 2 4 6 8 10 12 अप टू तक एन तक जाती हैं। इसी प्रकार ओड नंबर, इवन नंबर को सम संख्याएं बोलते हैं और ओड नंबर को विषम संख्याएं बोलते हैं। तो ऑड नंबर 1 3 5 7 अप टू एन तक यह भी संख्याएं जाती हैं। अब इसके पश्चात मित्रों आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम परिमेय संख्या भी बोलते हैं। अब मित्रों, परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में ही लिखते हैं, और जहां पर Q बराबर 0 नहीं होता, क्योंकि 0 हो जाएगा तो वह हमारी संख्या 0 से किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो वह हमें इंफिनिटी देता है। तो Q बराबर 0 नहीं होता। यदि हम एग्जाम्पल के रूप में भी समझें इसे रैशनल नंबर को, तो 0/4 क्या रैशनल नंबर है? तो हाँ है मित्रों, क्योंकि अपॉन में Q 0 के इक्वल नहीं है, तो यह रैशनल नंबर है। लेकिन यदि 4/0 लिखा जाए तो वो रैशनल नंबर है क्या? नहीं है मित्रों। इसी प्रकार यदि 25/4 लिखें तो दशमलव के बाद डिवाइड हो रहा है, तो क्या यह रैशनल नंबर है? तो हाँ है मित्रों। यदि टर्मिनेट आफ्टर डेफिनेट डेसिमल एक्शन, तो यह हमारा डेसिमल नंबर होता है। जब हम 25 में 4 का डिवाइड करते हैं, 25 में 4 का डिवाइड करते हैं, तो 6.25 प्राप्त होता है। मतलब टर्मिनेट हो चुका है, अतः यह रैशनल नंबर होता है।
अब इसी के द्वारा हम एक और समझते हैं कि यदि 10/3 है मतलब रिपीट हो रहा है और नॉट टर्मिनेटेड, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो क्या यह रैशनल नंबर है? तो हाँ है मित्रों। यदि कोई भी संख्या लगातार रिपीट होती है जैसे 33333, तो यह रैशनल नंबर होगा। मतलब किसी क्रम में लगातार दशमलव के बाद वही संख्या बार बार आ रही है और रिपीट हो रही है, तो वह रैशनल नंबर होता है। अब इसके पश्चात मित्रों हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर, जिसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब ना तो वह कटेगा और ना ही रिपीट होगा। ऐसी स्थिति में उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के रूप में भी देख सकते हैं। 43.82747295, मतलब अलग अलग अंक लगातार अनंत क्रम में चलते जा रहे हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और रूट वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वह इर्रेशनल नंबर, √2 √3, ये इर्रेशनल नंबर होता है। और पाई भी हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। इसके पश्चात मित्रों हम देखेंगे रियल नंबर। रियल नंबर मित्रों रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब दोनों नंबर, यदि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों को जोड़ दिया जाए तो वह हमारे रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर के ही अंतर्गत पूरा नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर को नंबर को जेड से डिनोट करते हैं तो इंटीजर नंबर, और रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ये पूरे नंबर जो हैं वो रियल नंबर के ही अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात मित्रों एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वह होता है मित्रों जो कि या तो वह स्वयं की संख्या से डिवाइड हो, व्हेन इज नंबर 1 और दैट्स नंबर, मतलब जो भी नंबर है उससे डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, तो वो संख्या हमारी कहलाती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13 17, क्योंकि यहां पर यदि 3 हम लिखते हैं तो या तो यह 1 से डिवाइड हो रहा है या फिर यह 3 से स्वयं से डिवाइड हो रहा है, तो यह प्राइम नंबर हुए। 5 भी इसी प्रकार है, 11 भी इसी प्रकार है, 13 भी, 17 भी इसी प्रकार, यह भी n क्रम तक चलता है। अब मित्रों यहां पर एक बात नोट करने वाली है कि 2 इज ओनली प्राइम नंबर, मतलब एक 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, मतलब सम है। एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो 2 वह एक सम है, होता है। अब इसके पश्चात हम आते हैं, जब हम नंबर सिस्टम को हम समझ लेते हैं, पूरे नंबरों को हमने वर्गीकरण को समझ लिया, इसके पश्चात हम आते हैं 10th के टॉपिक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यह एक एल्गोरिथम है जिसे डिवाइजर वाली ही एल्गोरिथम है। जैसे हमने एक यहां पर एग्जांपल भी लिया है कि यदि हम 7 में 2 का डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम कटा और 6 आ गया, लास्ट में 1 रिमाइंडर बच गया। मतलब मित्रों यह एक एल्गोरिथम है जो डिवाइड से रिलेटेड है। इसका आविष्कार किया था यूक्लिड नामक मैथमेटिशियन ने, इसलिए इसका नाम पड़ गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। चूंकि जो लोग खोजते हैं उनके नाम को हम याद रखने के लिए उनका नाम उस एल्गोरिथम के साथ या उस खोज के साथ जोड़ दिया जाता है, इसलिए आज हम ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। इसमें इन्होंने HCF निकालना बताया था। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यहां पर 2 क्या है। 2 एक डिवाइजर है, मतलब भाजक है। 2 भाजक है और 7 जो ये बीच में फंसा फंसा सा महसूस कर रहा है, मतलब दोनों के बीच में जो है वह होता है भाज्य, जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं। इसके पश्चात आता है 3 जो कि यहां पर है, यह एक भागफल होता है, और लास्ट में जो 1 है वो हमारा रिमाइंडर या शेषफल होता है। अब मित्रों एक बात यहां पर नोट करने वाली है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, क्योंकि यदि बड़ा होगा तो डिवाइजर उसे फिर से भाग दे देगा और अगले क्रम में पहुंच जाएगा। तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, और रिमाइंडर 0 से या तो बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, क्योंकि जब यदि यहां पर 6 होता तो 6 से 6 कट जाता और 0 बचता, तो मतलब 0 रिमाइंडर हो सकता था। तो 0 या 0 से बड़ा ही होना चाहिए। अब इसके पश्चात देखते हैं मित्रों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में जो 2 संख्याएं हैं, हमने एग्जांपल में यहां पे लिया है 8 और 12, 8 और 12। इसमें देखते हैं कि कितने
अंक हैं, कितने नंबर हैं जो 8 को और 12 को डिवाइड करते हैं। तो एक हो गया 1, 8 को डिवाइड करता है, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा 8, स्वयं 8 को डिवाइड करता है। मतलब 4 नंबर 8 को डिवाइड करते हैं। इसी प्रकार हमने 12 में देखा, एक हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 4, एक हो गया 6 और एक हो गया मित्रों 12। मतलब ये जो हैं यह 12 को डिवाइड करते हैं। अब मित्रों इन दोनों में हमें क्या छांटना है कि दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं। तो देखिए 1 कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन है दोनों में और 4 कॉमन है दोनों में। अब जब दोनों में ये 3 अंक कॉमन है जो डिवाइड कर रहे हैं दोनों संख्याओं को, अब इसमें हम ये चीज देखेंगे कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है और वह हाईएस्ट नंबर है। तो 4 एक ऐसा अंक है जो 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 8 को भी डिवाइड कर रहा है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 यहां पर हमें प्राप्त हो गया। मतलब मित्रों हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब भी निकालते हैं तो दोनों संख्याओं में जो भी अंक मैक्सिमम होता है और दोनों को डिवाइड करता है उसी को हम आंसर मान लेते हैं। अब यूक्लिड एल्गोरिथम में यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने, मैथमेटिशियन ने हमें क्या बताया था वह हम देखते हैं। जब भी कोई बड़ा अंक होता है उसमें हम छोटे अंक का डिवाइड कर देते हैं। यह यूक्लिड मैथमेटिशियन ने बताया था। बड़ा अंक कौन सा था उसमें मित्रों? 12। तो 12 को हम जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार कटा, बचा लास्ट में रिमाइंडर 4। चूंकि हमें यहां पर रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर यदि बचता है तो वह यूक्लिड एल्गोरिथम को सत्यापित नहीं करेगा और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं देगा। तो जो भी चीज हमें नहीं कटती है तो उसका जो भाग, ये जो भाग हम दे रहे थे 8 से, इस 8 को हम लिख लेते हैं। क्योंकि 8 12 को नहीं काट पाया, हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि 8 12 को नहीं काट पाया है तो उस 8 को हमें काटना ही है, तो उस 8 को हम अगले क्रम में लिख देंगे। तो 4 2 जा 8 मतलब काट दिया, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 प्राप्त हो गया। हमने उधर पर उस प्रकार भी देखा और यूक्लिड एल्गोरिथम से देखा। अब 10th का चैप्टर नंबर 1 के 1.1 का पहला क्वेश्चन जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन का पहला जो है वह है 135 एंड 225 का HCF निकालना है। अब 135 और 225 का जब हम HCF निकालेंगे मित्रों तो यहां पर 135 छोटी संख्या है तो उससे हम भाग देंगे 225 में, तो यह 1 बार कटेगा। तो 135 बन जा 135, तो 5 में से 5 गए, बचे 0 0 और 12 में से 3 गए, 12 में से 3 गए तो बचा 9, तो आ गया हमें 90। अब चूंकि हमने अभी समझा था कि यदि कोई भी अंक उसे नहीं काट पाएगा तो हम फिर उसे अगले क्रम में काटेंगे। तो कौन नहीं काट पाया यहां पे? 135, 135 अंक जो है वो 225 को नहीं काट पाया, तो अब हम इसे अगले क्रम में काटेंगे। तो फिर से हमने लिख दिया 135, तो 90 एकम 90, तो 135 में जब 90 घटाया तो 5 का 5 और 13 में 9 गया तो बचा 4, मतलब 45। अब चूंकि फिर से ये जो 90 था हमारा, ये 135 को नहीं काट पाया, तो अब हम इसको पुनः काटेंगे। मतलब जब चीज दूसरे को नहीं काट पाएगी तो हम उसे लगातार क्रम में नीचे के रूप में काटते रहेंगे। ये यूक्लिड ने, मैथमेटिशियन ने बताया था। तो 45 और 90 को हमने फिर से लिख दिया, तो 45 2 जा 90, मतलब कि यह कट गया और लास्ट में हमें रिमाइंडर 0 प्राप्त हो गया। अतः हम देख लेंगे जिस भी अंक से कट के लास्ट में 0 प्राप्त हो वही उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 45 आ गया। अब हम इसे आंसर में जब लिखेंगे तो इस प्रकार लिख देंगे कि क्वेश्चन 135 एंड 225 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 45 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है मित्रों 196 एंड 38,220। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 196 का डिवाइड जब हम इसमें करेंगे तो 1 बार कटा 196। अब 382 में 196 घटाएंगे तो हमें 186 प्राप्त होगा। देख लीजिए 12 में से 6 गए 6 और 11 में से 12 में से 6 गए 6 और उसके बाद 17 में से 9 गए 8 और 2 में से 1 गए 1। तो इस प्रकार 186 आ गया। और ये जो ये वाला 2 था
ये 2 था, इसको हमने नीचे उतार दिया 1862। अब हम 196 का जब डिवाइड करेंगे तो देखिए कितनी बार कटेगा, कटेगा यह 9 बार, ये यहां पर 9 बार कटा। 9 बार जब कटता है तो आता है 1764। देखिए 9 छक्का 54 की 4, नमा नमा 81 और 5 86 की 6, हासिल आई 8, 9 एकम 9 8 17, मतलब 1764 प्राप्त हो गया। जब 1862 में 1764 को घटाएंगे तो 98 प्राप्त होगा। और ये जो लास्ट का शून्य है इसको हमने लिख लिया। अब देखिए जब शून्य आता है तो देखते हैं कि 5 के मल्टीपल में हमेशा शून्य या 5 आता है, तो 5 से हमने जब देखा इंटू करके तो देखा 980 प्राप्त हो गया और लास्ट में हमें रिमाइंडर शून्य प्राप्त हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 196 ही होगा। मित्रों इस क्वेश्चन के आंसर को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 196 एंड 13,220 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 196 होगा। इसे हमने मित्रों सॉल्व कर लिया है। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। थर्ड क्वेश्चन आप मित्रों सॉल्व कर सकते हैं। और हमने अब चैप्टर 1 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे के क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, बकाया मैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे संबंधित और क्वेश्चनों को करूंगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे के नोटिफिकेशन आए आपको, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल कलर का जो घंटा है उसे दबा दीजिए। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।